हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लेट अस स्टार्ट अवर नेक्स्ट यूनिट दैट इज़ काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स पर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और उन बेसिक टर्म्स में दो टर्म्स हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। वन इज़ रेस्ट एंड अनदर इज मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब बोला जाता है भाई? कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब बोला जाएगा? जब वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन में चेंज नहीं लाता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो उस ऑब्जेक्ट को हम किस पोजीशन में कहेंगे भाई? रेस्ट पोजीशन में। और अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन में चेंज लाता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो वो ऑब्जेक्ट किस में बोला जाएगा भाई? मोशन में बोला जाएगा। अब फिजिक्स की एक पर्टिकुलर ब्रांच हम यहाँ पर लेकर चलते हैं एंड दैट पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of motion of material objects। ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में जो स्टडी करती है फिजिक्स की जो ब्रांच ऑब्जेक्ट्स की मोशन के साथ डील करती है, वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स क्या बोली जाती है भाई? मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स की फिर फर्दर टू टाइप ली जाती हैं। मैकेनिक्स की फर्दर टू टाइप ली जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो हम लेकर चलते हैं काइनेमेटिक्स और एक हम लेकर चलते हैं डायनामिक्स। वैसे एक और यहाँ पर आती है स्टैटिक्स। मैकेनिक्स की 3 ब्रांचेस हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, जिसमें स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स का केस स्टडी किया जाता है। तो स्टैटिक्स वो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है? रेस्ट पोजीशन में जहाँ पर होता है, वहाँ पर जो उसकी केस स्टडी की जाती है, वो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स कौन सी बोली जाती है? स्टैटिक्स। अब काइनेमेटिक्स कौन सी ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स होती है? ये वो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स होती है जिसमें ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी किया जाता है without including the factors which are responsible for the cause of motion। इसमें ऑब्जेक्ट्स की मोशन का केस स्टडी किया जाता है, लेकिन विदाउट इंक्लूडिंग फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉज ऑफ मोशन। उस मोशन के पीछे कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहे, इनको बिना स्टडी किए जो मोशन स्टडी की जाती है मैकेनिक्स की जिस ब्रांच में, दैट इज़ काइनेमेटिक्स, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और एक ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स ऐसी होती है जिसमें मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का केस स्टडी किया जाता है और इसमें इंक्लूडिंग फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉज ऑफ मोशन। इसमें उन फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है जिसके कारण वहाँ पर मोशन एग्जिस्ट कर रही है। जैसे फोर्सेस का कंसेप्ट है,
तो ये जो डायनेमिक्स का कंसेप्ट है ये हम नेक्स्ट यूनिट में स्टडी करेंगे, विच इज़ द थर्ड यूनिट एंड विच इज़ लॉज ऑफ मोशन। तो इस यूनिट में जो हमारा डिस्क्रिप्शन रहेगा वो किस पर रहेगा भाई, काइनेमेटिक्स पर, जिसमें हम ऑब्जेक्ट की मोशन का केस स्टडी करेंगे, लेकिन उसमें जो उसके कोज हैं मोशन के उन पर डिस्कशन नहीं किया जाएगा। सिर्फ बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का कंसेप्ट हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो इसके बाद, इस डिस्क्रिप्शन के बाद हम यहाँ पर मोशन के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और मोशन की कुछ टाइप हम यहाँ पर लेकर चलेंगे, जिसमें कौन कौन सी टाइप यहाँ पर, एक है रेक्टिलिनियर मोशन, एक होता है भाई सर्कुलर मोशन, और एक होता है भाई ओसिलेटरी मोशन। थ्री टाइप्स ऑफ मोशन हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो रेस्ट और मोशन के बीच में डिफरेंस आपको बताया जा चुका है। जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन में चेंज नहीं लाता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो वो किस में बोला जाएगा, रेस्ट में बोला जाएगा। और जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन में चेंज ले आता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो वो किस में बोला जाएगा भाई, मोशन में बोला जाएगा। तो रेक्टिलिनियर मोशन कौन सी मोशन होगी, जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पर अपनी पोजीशन में चेंज लाता है। एक स्ट्रेट लाइन पर जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंज लाता है तो उसकी मोशन जो बोली जाएगी वो कौन सी बोली जाएगी भाई, रेक्टिलिनियर मोशन। मोशन एन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। और सर्कुलर मोशन कौन सी होगी, जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर अपनी पोजीशन में चेंज लाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ अपनी पोजीशन में चेंज लाता है, लेकिन वो कैसे पाथ पर, एक सर्कुलर पाथ पर, तो उसकी मोशन कौन सी बोली जाएगी भाई, सर्कुलर मोशन। और तीसरी टाइप यहाँ पर कौन सी ली जाएगी, ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन कौन सी होगी भाई, जब कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर पोजीशन की टू एंड फ्रो मोशन एडजस्ट करता हो या बैक एंड फोर्थ मोशन एडजस्ट करता हो। जैसे आपने 9th क्लास में सिंपल पेंडुलम का कंसेप्ट पढ़ा था, ये इसकी मीन पोजीशन होती है और इधर एक एक्सट्रीम पोजीशन इधर आ गई, एक एक्सट्रीम पोजीशन इधर आ गई, तो वो इस तरह से ओसिलेट करता है। एक बार मीन पोजीशन से इस तरफ जाता है, एक बार मीन पोजीशन से इस तरफ जाता है। तो ये जो इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, इसकी इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कह लो या बैक एंड फोर्थ मोशन कह लो, ये जो इसकी मोशन है वो कौन सी मोशन की टाइप में काउंट होगी भाई, ओसिलेटरी मोशन। तो ये थे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन का कंसेप्ट। इसके बाद हम मोशन के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम केस लेकर चलेंगे, किस चीज़ का, पॉइंट ऑब्जेक्ट का। पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या कंसेप्ट है भाई, पॉइंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट लिया जाता है जिसका साइज, अगर उसने कुछ डिस्टेंस कवर की है तो उस डिस्टेंस के कंपैरेटिवली उसका साइज़ वेरी स्मॉल हो, तो उस केस में वो ऑब्जेक्ट कैसा बोला जाएगा भाई, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। मान लीजिए कोई बस है और वो कहाँ से, दिल्ली से चंडीगढ़ ट्रैवल करती है। मान लीजिए कोई बस दिल्ली से चंडीगढ़ ट्रैवल करती है, तो अब आप इजीली आइडिया लगा सकते हैं कि बस का जो साइज़ है वो दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच की डिस्टेंस के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो वेरी स्मॉल लाई कर रहा है।
तो इस सिचुएशन में बस जो है वो कैसा ऑब्जेक्ट मानी जाएगी भाई, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जब किसी ऑब्जेक्ट का साइज उसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्स के कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल लाई करता हो तो उस ऑब्जेक्ट को हम कौन सा ऑब्जेक्ट कहेंगे भाई, पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट हम यहाँ पर लेकर चलेंगे भाई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, बेसिकली वो पॉइंट जिसके कोरस्पॉन्डिंग किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी किया जाता हो विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस आप जानते हैं, एक एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस हो गया और एक जेड एक्सिस हो गया। इन तीनों एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू कहीं पर ऑब्जेक्ट लाई कर रहा हो तो टाइम के साथ एक क्लॉक अगर हम लेकर चलें तो टाइम के साथ उसकी पोजीशन कहाँ पर चेंज हो रही है वो सारा जो सिस्टम हम वहाँ पर लेकर चलते हों, जिसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम भी लिया जा रहा हो और एक क्या है, क्लॉक भी ली जा रही हो टाइम को नोट करने के लिए। तो ऐसा जो सिस्टम है जिसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम हो और एक क्लॉक हो, जिससे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, डिस्प्लेसमेंट को, उसकी एक्सेलरेशन को स्टडी किया जाता हो, तो वो सिस्टम क्या बोला जाएगा भाई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना जाएगा। किसके विद रिस्पेक्ट टू उस चीज़ को स्टडी किया जा रहा है। अब ये मान लीजिए यहाँ पर ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन ले लिया, तो ये यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। वो ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चला, वाई एक्सिस के अलोंग कितना चला, जेड एक्सिस के अलोंग टाइम के साथ कितना चला, मीन्स उसकी पोजीशन में कितना चेंज आया, और पोजीशन में जो चेंज आया वो आपको बताया ही था, वो हम क्या बोलते हैं, मोशन का केस लिया जाता है। तो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन का केस जब कोऑर्डिनेट एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन से के विद रिस्पेक्ट टू जब लिया जाता है तो वो जो पॉइंट होता है, जिस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी किया जा रहा है, वो पॉइंट क्या बोला जाता है भाई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं तो 3 एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग उसकी पोजीशन में चेंज ऑब्जर्व किया जाएगा। 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस ले रहे हैं तो 2 के कोरस्पॉन्डिंग, और 1 ले रहे हैं तो 1 के कोरस्पॉन्डिंग वहाँ पर लिया जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर लेकर चलेंगे भाई किस चीज़ का केस है, मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, और 3 डायमेंशनल मोशन। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, इनका कंसेप्ट इनके नाम में ही छुपा है। तो 1 डायमेंशनल मोशन कौन सी हो गया, मोशन का कंसेप्ट आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो चुका है। जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन में चेंज लाता है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग तो वो मोशन बोली जाती है। अब अगर टाइम के कोरस्पॉन्डिंग अगर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स सिर्फ एक कोऑर्डिनेट के अलोंग अपनी पोजीशन में चेंज ला रहा हो तो उस ऑब्जेक्ट की मोशन कौन सी बोली जाएगी भाई, 1 डायमेंशनल मोशन। कैसे, कोई व्हीकल है वो स्ट्रेट रोड पर मूव कर रहा है, स्ट्रेट रोड पर मूव कर रहा है, तो बताइए एक ही तो एक्सिस के अलोंग उसकी मोशन हो रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो एक एक्सिस के अलोंग अगर उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसकी मोशन कौन सी बोली जाएगी, 1 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन आप इजीली आइडिया लगा सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में चेंज ला रहा है लेकिन वो 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम के विद रिस्पेक्ट टू अपनी पोजीशन में चेंज ला रहा है। मान लीजिए कोई इंसेक्ट है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पर किसी भी डायरेक्शन में अगर मूव करेगा
तो इधर इस एक्सिस से, इस लाइन से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर उसकी पोजीशन में चेंज आएगा, इस लाइन से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की पोजीशन में चेंज वहाँ पर ऑब्जर्व किया जाएगा। तो ये जो इंसेक्ट की मोशन है, इधर घूम फिर के इधर चला गया या इधर चला गया या इधर चला इधर भी जाता है, तो दोनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम से उसकी पोजीशन में क्या आता है, चेंज आता है। तो ये जो मोशन है किसी इंसेक्ट की, किसी फ्लोर के ऊपर लगा लो, तो वो मोशन कौन सी बोली जाएगी, 2 डायमेंशनल मोशन। और एक बर्ड भाई ओपन स्काई में फ्लाई कर रहा है, तो वो जो मोशन होगी वो कौन सी मोशन बोली जाएगी भाई, 3 डायमेंशनल मोशन। उसमें हर एक तीनों एक्सिस के अबाउट उसकी मोशन में, उसकी पोजीशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसीलिए वो या किसी काइट को आप फ्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर उस काइट की जो मोशन है वो भी कौन सी होगी भाई, 3 डायमेंशनल मोशन ली जाएगी। तो ये 3 टाइप्स ऑफ मोशन का केस हमने यहाँ पर स्टडी किया। इसके बाद भाई नेक्स्ट केस हमारा जो चैप्टर यहाँ पर ये चलेगा वो कौन सा है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मीन्स 1 डायमेंशन मोशन पर यहाँ पर चर्चा हमारी चलेगी। तो मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो अभी जो केस स्टडी किया था हमने 3 टाइप्स ऑफ मोशन, ये कौन सी मोशन की टाइप में आ जाएगा भाई, 1 डायमेंशनल मोशन। मीन्स कोई व्हीकल स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट रोड पर मूव कर रहा है, तो जहाँ से वो चलेगा व्हीकल मूव, वो क्या बोला जाएगा, अभी पीछे किया था हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहाँ पर ओरिजिन आप ले सकते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, पॉइंट ओ जो है वो क्या हो जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ से उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ओ से चला, पॉइंट ए पर पहुँचा, पॉइंट बी पर पहुँचा, पॉइंट सी पर पहुँचा। यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए उसने 2 आवर लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने 3 आवर लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने मान लीजिए 5 आवर लिए। कहाँ से ये टाइम, कहाँ से ये सारे टाइम कहाँ से लिए जा रहे हैं भाई, इस रेफरेंस पॉइंट से। ये रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कह सकते हैं। तो यहाँ से ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है टाइम का, इस पोजीशन पर जो टाइम की वैल्यू है वो कितनी लेकर चल रहे हैं हम, 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट हम लेकर चल रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है t=0 यहीं पर ली जाए, ये यहाँ पर भी ली जा सकती है, ये यहाँ पर भी ली जा सकती है, फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग इनकी वैल्यूज़ में चेंज आ जाएगा। कैसे, अगर ये वैल्यू t=0 यहाँ लेकर चलते हैं तो फिर ये पोजीशन पर जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -2 आवर। ये वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी भाई, ये गैप तो वही रहा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा फिर 1 आवर, यहाँ पर फिर ये कितना हो जाएगा भाई 4 आवर, क्योंकि ये 5 आवर तो कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक था, तो यहाँ से यहाँ तक फिर ये कितना बच जाएगा भाई, 3 आवर बच जाएगा, 3 आवर का केस यहाँ पर बच जाएगा। तो इसके बेस पर आप कि टाइम का ओरिजिन कहाँ पर लाई कर रहा है उसके विद रिस्पेक्ट टू आप अलग अलग पॉइंटों पर टाइम की वैल्यू इजीली बता सकते हैं। जहाँ पर उसका ओरिजिन लेकर चल रहे हैं उससे राइट साइड वाले टाइम पॉजिटिव साइन के साथ लिए जाएंगे और उसके लेफ़्ट साइड वाले टाइम विद नेगेटिव साइन लिए जाएंगे। इसी तरह से पोजीशन का केस भी डिस्कस किया जा सकता है। मान लीजिए x=0, ये स्टार्टिंग पॉइंट लेकर चलें ABC, ये मान लीजिए कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 30 किलोमीटर, ये है हमारी 50 किलोमीटर
और ये है हमारी कितनी 80 किलोमीटर। तो वही जैसे टाइम के केस में बताया था, जैसे t=0 को जब हम और दूसरे पॉइंट पर सेलेक्ट करते हैं तो उसके बेस पर चेंजेज आ जाते हैं, लेकिन जो गैप है वो गैप वही मेंटेन रहेगा। तो देखिए भाई, यहाँ पर अगर x=0 आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो ये तो कितनी डिस्टेंस बचेगी, फिर ये 50 है और ये 80 है, तो ये कितना गैप रह गया 30 का। तो ये 30 आपकी यहाँ पर राइट साइड में भी पॉजिटिव साइन आएगी। इधर ये 30 है, ये 50, तो यहाँ पर जो 20 का गैप आएगा वो माइनस साइन के साथ आएगा। यहाँ पर जो 50 है वो अगर इस पॉइंट पर बात करते हैं तो वो -50 लिया जाएगा, अगर बी पॉइंट पर आप x=0 लेकर चल रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है पोजीशन का रोल और टाइम का रोल यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट की मोशन का स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं भाई दो फिजिकल क्वांटिटी की। वन इज़ कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी एंड अनदर इज़ कॉल्ड व्हाट, वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? द क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का केस हो, डायरेक्शन का कोई रोल वहाँ नहीं हो, ऐसी क्वांटिटी को हम कौन सी क्वांटिटी कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है, ये क्वांटिटीज़ कैसी हैं? स्केलर क्वांटिटी हैं। वेक्टर क्वांटिटी की अगर बात करते हैं तो ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड भी हो और जिसमें डायरेक्शन भी हो, तो वो क्वांटिटी कौन सी ली जाएंगी भाई? वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं, एक्सेलरेशन की बात करते हैं, फोर्स की बात करते हैं, ये सारी क्वांटिटी कौन सी हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड भी काउंट होती है और जिसमें डायरेक्शन भी काउंट होती है। तो ऐसी क्वांटिटी कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगी भाई? वेक्टर क्वांटिटी की कैटेगरी में। तो ये डिफरेंस था भाई स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में। हालांकि एक एक्सेप्शनल केस भी लाई करता है, एक ऐसी क्वांटिटी भी होती है जिसमें क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी वो स्केलर में काउंट होती है, और वो क्वांटिटी कौन सी होती है? करंट। +2 में आपका करंट का कंसेप्ट आएगा। तो करंट के पास स्केलर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हुए भी वो स्केलर में काउंट क्यों होती है? क्योंकि वो जो है वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करती। एडिशन करंट के जो लिए जाते हैं वो स्केलर एडिशन लिए जाते हैं, इसीलिए वो कौन सी क्वांटिटी में काउंट होती है भाई? स्केलर क्वांटिटी में। इसके बाद दो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसका कंसेप्ट आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, एक तरह से रिवीजन है आपका ये। तो डिस्टेंस तो कौन सी होगी? डिस्टेंस, या इसको हम पाथ कवर्ड भी कह देते हैं, पाथ लेंथ भी कह देते हैं। कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट से चला और वो यहाँ चला, फिर इधर चला, और यहाँ पर आकर उसने अपने मोशन को रोक दिया, तो उसने कितनी पाथ लेंथ वहाँ पर कवर की? ये मान लीजिए उसने 6 मीटर चला, यहाँ पर ये 4 मीटर चला, तो उसने टोटल जो पाथ लेंथ कवर की वो कितनी कवर की भाई? 6 और 4 10 हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इट्स इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस
अगर यहाँ पर लेकर चलेंगे तो ये यही तो होगी AC जो होगी वो क्या होगी, मिनिमम डिस्टेंस। तो इसका रिजल्ट आप इजीली निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, इट विल बी 36 और 16, इट विल बी √52 मीटर। तो पाथ लेंथ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस तो क्या होगी, एक्चुअल कितनी पाथ की वहाँ पर लेंथ कवर हुई है, वो तो क्या बोली जाएगी, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट होती है भाई द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इट्स इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो ये कंसेप्ट था। अभी इसके बाद अगर और डिफरेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कभी भी हमारी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, जबकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है। कैसे, एक यहाँ से ऑब्जेक्ट चला भाई, पॉइंट A से ऑब्जेक्ट चला, पॉइंट B पर गया और B से फिर वापस A से B की तरफ गया और B से फिर वापस A पर आ गया, और ये डिस्टेंस आपको 10 मीटर दे रखी हो, ये पाथ लेंथ आपको 10 मीटर दे रखी हो, तो आपसे पूछा जाए उसने कितनी इस मोशन के दौरान कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की और कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की, तो आप इजीली बता सकते हैं A से B तक 10 मीटर और B से A तक फिर 10 मीटर, तो 20 मीटर तो उसने डिस्टेंस कवर की। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो जहाँ से चला था उसी पॉइंट पर वापस आ गया, और अभी अभी कंसेप्ट समझाया था आपको, डिस्प्लेसमेंट तो क्या होती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो सकते हैं लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगी। नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं हो सकते। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगी, जब इससे भी वो आगे चला जाए, इस पॉइंट A से भी इधर चला जाएगा तो वो डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर किस में आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। और भाई अगर दोनों की यूनिट की बात की जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट जो हैं वो क्या रहेंगी भाई, सेम रहेंगी, मीटर में इनकी यूनिट आ जाएगी। तो भाई ये कंसेप्ट था हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। इसी तरह से मान लीजिए तो स्ट्रेट लाइन पाथ पर हमने बात कर दी, इसी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को एक सर्कुलर पाथ पर भी स्टडी करवाया जा सकता है। कैसे, मान लीजिए सर्कुलर पाथ पर यहाँ से पॉइंट A से कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है और वो B पर आ गया, और आपसे पूछा जाए उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की और कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल की, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ से यहाँ तक बताइए, उसने एक सेमी सर्कुलर पाथ को ही तो फॉलो किया है। अब सर्कल की सरकमफ्रेंस का कंसेप्ट आपने पढ़ रखा, अगर इस सर्कल की रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर दे रखी हो, रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर दे रखी हो, तो बताइए उसने कितनी पॉइंट A से पॉइंट B तक कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की सॉरी, तो वो आप आइडिया लगा सकते हैं वो किसके इक्वल हो जाएगी, इट विल बी 2πr/2 हो जाएगा, क्योंकि 2πr तो पूरा कवर करते तब हम वो सरकमफ्रेंस निकालते। ये तो सेमी सर्कुलर पाथ को उसने फॉलो किया है, तो 2 से 2 कैंसिल और ये आ जाएगा 22/7, और r कितना था भाई 14, इट विल बी 44 किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर तो उसने क्या कवर की भाई, डिस्टेंस ट्रैवल की। और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाती है तो डिस्प्लेसमेंट देखिए A से B तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये सीधी लाइन ही तो होगी, और सीधी लाइन बताइए क्या इस
सीधी लाइन बताइए, ये ए बी डायमीटर ही तो बन जाएगा, और डायमीटर आप जानते हैं रेडियस का डबल होता है। रेडियस 14 है तो यहाँ से जो डायमीटर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो कितनी होगी भाई 28 सेंटीमीटर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से क्या लाई करेगी, स्मॉलर लाई करेगी। कभी भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं मिल सकती, या तो वो उसके इक्वल मिलेगी या उससे कम मिलेगी। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट विल बी लेस देन और इक्वल टू distance, but it can never be greater than a distance.